नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। ऐसे नैतिक मानदंड भारत में कब लागू होंगे? दैनिक भास्कर। इतिहास में गुम गौरवशाली चोल राजा। दैनिक जागरण। बढ़ते तमाशबीन हिंदुस्तान। प्रशासन में गहरी पार्टी समीर वानखेड़े जैसी प्रवृत्तियां। अब आर्टिकल विस्तार से। ऐसे नैतिक मानदंड भारत में कब लागू होंगे? दैनिक भास्कर। ब्रिटेन के अखबारों में इन दिनों वहां की गृहमंत्री सुर्खियों में है। इस पर 1 साल पहले तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर चालान हुआ, तब वह अटॉर्नी जनरल थी। अब विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने जुर्माने से बचने के लिए, ताकि उनके ड्राइविंग लाइसेंस पर निगेटिव पॉइंट्स न आ जाएं, कुछ अधिकारियों पर दबाव डाला कि वे उनके प्राइवेट वन ऑन वन ड्राइविंग जागरूकता कोर्स का प्रबंध करें। ऐसा कोर्स करने वाला निगेटिव पॉइंट से बच जाता है। मंत्री ने आरोप माना और जुर्माना भी दे दिया, लेकिन विपक्षी दलों का मानना है कि मंत्री के रूप में दबाव डालने की घटना की स्वतंत्र जांच हो। मुद्दा इतना गर्म हो गया कि G7 में भी ब्रिटिश पीएम से मीडिया यही सवाल करता रहा। पीछे लेबर पार्टी ने शैडो गृहमंत्री का आरोप है कि गृहमंत्री पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल इस्तेमाल एक अपराध से बचने के लिए किया। बहरहाल प्रधानमंत्री ने कहा कि एक मंत्री ने अगली गलती स्वीकार कर माफी मांग ली है और स्वतंत्र सलाहकार की राय भी यही है कि विवाद को यहीं खत्म किया जाना चाहिए। गौर करें, ब्रिटेन जैसे देश का अटॉर्नी जनरल खुद गाड़ी चलाता है, उस पर जुर्माना और लाइसेंस में निगेटिव एंट्री हो सकती है, जिससे वह इतना डरता है कि गृहमंत्री के रूप में ऐसी एंट्री से बचना चाहता है, क्योंकि 5 पॉइंट्स के बाद उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और इन सबसे निजात के लिए वह अधिकारियों से गिड़गिड़ाता है। सबसे बड़ी बात है कि अधिकांश अधिकारियों ने मंत्री को मना कर दिया है। यह घटनाक्रम एक कदम पर खड़े नैतिक मानदंडों का उदाहरण है। क्या भारत में भी शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए ऐसे मानदंड लागू हो सकते हैं? इतिहास में गुम गौरवशाली चोल राजा। दैनिक जागरण। प्रणय कुमार, लेखक, शिक्षाविद एवं सामाजिक संस्था शिक्षा सोपान के संस्थापक हैं। संसद के नए भवन में राजधर्म और न्याय के साथ सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल की स्थापना ने गौरवशाली चोल राजवंश की याद दिलाने का भी काम किया है। कम से कम स्वातंत्र्योत्तर भारत की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु का चयन और निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए था कि वर्तमान को अतीत के गौरवशाली अध्यायों का समग्र बोध होता कि भविष्य की मजबूत आधारशिला रखी जा सके। आज कितने ऐसे विद्यार्थी, शिक्षक, आम या प्रबुद्ध भारतीय होंगे जिन्हें चोल राजवंशों के राजाओं के नाम, उनके काम, उनके राज्य विस्तार, कला, स्थापत्य, साहित्य एवं संस्कृति आदि के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में समुचित जानकारी होगी? शायद बहुत कम या बिल्कुल नगण्य। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले 300 ईसा पूर्व में चोल राजवंश की स्थापना हुई थी, जिसका प्रभाव 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहा। अशोक के शिलालेख, पाणिनि की अष्टाध्यायी कात्यायन द्वारा रचित वार्तिक संगम साहित्य 100 से 250 ईस्वी, बौद्ध ग्रंथ महावंश, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा के अनेक अभिलेखों, उस दौर के सिक्कों, विदेशी विवरणों जैसे अनेक स्रोतों से चोलों के गौरवशाली इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। 9वीं सदी के मध्य से विजयालय के शासनकाल 848-871 ईस्वी में चोलों का पुनरुत्थान हुआ। विजयालय की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए, जिन्हें कुल मिलाकर लगभग 450 से भी अधिक वर्षों तक शासन किया। इनमें आदित्य प्रथम, पारंतक द्वितीय, राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, राजाधिराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजराज तृतीय और राजेंद्र चोल तृतीय आदि प्रमुख थे। राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी और राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी चोल राजवंश के सबसे प्रतापी एवं पराक्रमी राजा थे। इनके शासनकाल में चोल साम्राज्य का प्रभाव एवं विस्तार दक्षिण के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से लेकर आज के श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, वियतनाम, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया आज तक फैला हुआ था। उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने समस्त बंगाल की खाड़ी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इतनी विकसित नौसेना चोलों की सामरिक दूरदर्शिता एवं शक्ति की परिचायक है। चोल के विभिन्न अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इनका शासन तंत्र सुव्यवस्थित था। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है, जो मंत्रियों एवं राज्याधिकारियों की सलाह से शासन करता था। उनकी नौकरशाही सुसंगठित थी, जिसमें अधिकारियों के उच्च पेरुंदनम और निम्न सिरुदनम 2 वर्ग थे। स्वशासन की दृष्टि से संपूर्ण राज्य को अनेक मंडलों में विभाजित किया गया था। मंडलों को भी कोट्टम, वलनाडु, नाडु, कोर्नम, ग्रामम जैसी छोटी इकाइयों में बांटा गया था। नगरम उन स्थानों की सभाएं थीं जहां व्यापारी वर्ग प्रमुख था। ग्राम सभाओं को ओरिया सभा कहा जाता था। इन सभाओं की कार्यकारिणी परिषद का चुनाव निर्धारित अवधि के लिए योग्यता के आधार पर किया जाता था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार ग्राम शासन सभा की 5 उप समितियों द्वारा किया जाता था। सभाएं शासन के लिए स्वतंत्र थी तथा उनके कामकाज में राजा का भी हस्तक्षेप नहीं के बराबर था। सभाओं के कार्यों के संचालन के लिए
अत्यंत कुशल और संविधान के नियमों की दृष्टि से संगठित और विकसित समितियों की व्यवस्था थी। उन्हें जिन्हें वारियम कहते थे। एक तरह से चोलों की शासन व्यवस्था में आज की लोकतांत्रिक व स्थानीय स्वायत्तशासी शासन व्यवस्था की प्रारंभिक झलक देखने को मिलती है। अधिकांश चोल राजा शिव के उपासक थे, परंतु वे भी अन्य हिंदू राजाओं की भांति उदार एवं सहिष्णु थे। उनके राज्य में जैन, बौद्ध आदि मतावलंबियों का भी समान अधिकार प्राप्त था। उनके द्वारा बनवाए गए बृहदेश्वर, राजराजेश्वर, गंगईकोंड, चोलपुरम आदि मंदिर स्थापत्य एवं वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। चोल कांस्य प्रतिमाओं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति उनकी मूर्ति कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। सिंचाई के लिए चोल नरेशों ने अनेक कुएं एवं तालाब खुदवाए तथा नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर के बांध से घिरे जलाशय बनवाए। इन सबके बाद भी चोल राजवंश के विस्तृत योगदान पर इतिहास की पाठ्यपुस्तकें लगभग मौन है। दुखद है कि हमारे विश्वविद्यालयों में केवल दिल्ली केंद्रित इतिहास को पढ़ने पढ़ाने और विदेशी आक्रांताओं के गौरव गायन पर जोर दिया जाता है। समग्र, संपूर्ण एवं संतुलित भारत बोध के लिए आज इनकी महती एवं अविलंब आवश्यकता है कि इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में व्यापक परिवर्तन हो और उनमें अतीत के तमाम अध्याय गौरवशाली अध्यायों मसलन चोल, चालुक्य, पाल, प्रतिहार, पल्लव, परमार, मैत्रेय, राष्ट्रकूट, वाकाटक, कारकोट, कलिंग, काकतीय, सातवाहन, विजयनगर, आडेयर, अहोम और नगा आदि तमाम प्रभावशाली राज्यों एवं राजवंशों को सम्मिलित कर शासन को उनके तौर तरीकों, अन्य राज्यों एवं देशों से उनके संबंधों, आयात निर्यात की साझेदारियों, व्यापक नीतियों एवं स्थितियों, वाणिज्यिक मार्गों, सैन्य संरचनाओं, सामरिक रणनीतियों, विजय यात्राओं तथा कला, धर्म, समाज, साहित्य और संस्कृति आदि के प्रति उनके योगदान एवं दृष्टिकोण को विस्तारपूर्वक पढ़ाया जाए। बढ़ते तमाशबीन हिंदुस्तान। कभी कभी हिंसा के ऐसे दृश्य सामने आते हैं कि निंदा के लिए शब्द कम पड़ने लगते हैं। दिल्ली के सावा टेरी के क्षेत्र में 16 वर्षीय लड़की की जिस तरह से सरेआम हत्या की गई उसे भुलाना मुश्किल है। निर्ममता हमेशा से हमारे समाज के किसी कोने अंधेरे में रहती आई है, पर इस मामले में जिस तरह से सरेराम हिंसा देखी गई है और उसके प्रति लोगों में जो शर्मनाक उदासीनता देखी गई है वह अपने आप में किसी अपराध से भी कम नहीं है। एक हत्यारा एक नाबालिग लड़की को मिनटों तक मारता रहा। 10 से ज़्यादा लोग आपस थे उतनी गली से गुजरते रहे। हत्यारे ने चाकू से वार पर वार किए और लड़की का सिर तक कुचल दिया। तब भी लोग बचाव के लिए सामने नहीं आए। कोई एक तमाशबीन भी शोर तक मचाने के लिए कुछ पल खड़ा न हुआ। एक व्यक्ति ने हत्यारे का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर झटक जाने के बाद हिम्मत न जुटा सका। मतलब 10 में से किसी एक व्यक्ति ने आधे से भी कम मन से प्रयास किया। अगर यहाँ से कोई आंकड़ा निकाला जाए तो यह आज समाज में 10 में से कोई एक आदमी ही सामने हो रही हत्या या अन्याय को रोकने के लिए आगे आने को तत्पर नहीं है। यह उस लड़की का भी दुर्भाग्य है कि 100 में से जो 5-6 न्यायप्रिय साहसी लोग समाज में होंगे उनमें से कोई भी हत्या के वक्त गली से नहीं गुजरा। वह अकेली जूझती रही और अंततः समाज की उदासीनता से हार गई। उस लड़की के माता पिता बिलख रहे हैं और हत्यारे के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि काफ़ी कम समय में पुलिस अपराधी तक पहुंच गई। अब इस मामले में पूरी तेजी के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में त्वरित सजा से ही समाज में यही संदेश दिया जा सकता है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपराधी लड़के को कथित रूप से वह शिकायत थी कि लड़की उससे दोस्ती रखना नहीं चाहती थी। क्या वह लड़का इतना जाहिल था कि उसे अपनी बात मनवाने के लिए सभ्य तरीके नहीं आते थे? क्या वह लड़का यह मानता था कि किसी लड़की की मर्जी का कोई अर्थ नहीं? क्या कोई लड़की अपनी मर्जी से दोस्त भी नहीं चुन सकती? क्या जबरन दोस्ती मुमकिन है? क्या कोई दोस्ती नहीं करेगा तो उसकी हत्या हो जाएगी? यह दुस्साहस कहाँ से आ रहा है? समाज और देश में ऐसे सवाल बढ़ते जा रहे हैं जिसका जवाब सभी लोगों को सोचना चाहिए। अगर हम गौर करें तो पाएंगे तो ऐसी हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दूसरों पर अपनी मर्जी जबरन थोपने का अपराध न जाने कितने लोग आज कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने उचित ही कहा कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी कभी इतना क्रूर नहीं हो सकता कि वह किसी को इस तरह मार डाले। घटना के वक्त मौके पर कई लोग थे लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। खैर, अब लोगों की निगाह न्यायपालिका पर टिक गई है और कि वह जल्द से जल्द इस मामले में न्याय करे। साथ ही एक सभ्य समाज के रूप में हमें अपने नागरिकों को उनके कर्तव्यों का बोध कराना भी जरूरी हो गया है। हम अपना हक पाने मांगने के लिए तो कहीं भी लड़ जाते हैं, लेकिन कर्तव्य या जिम्मेदारी निभाने की बात जब आती तो कतराकर निकल जाते हैं। ये समय है जब हमें व्यापक रूप से समाज और संस्कृति सुधार के बारे में सोचना चाहिए। प्रशासन में गहरे बैठी समीर वानखेड़े जैसी प्रवृत्तियां। विभूत नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी। समीर वानखेड़े केवल एक नाम नहीं है जो 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई के समुद्री तल में तैरते कार्डेलिया क्रूज से मौज मस्ती के लिए एकत्रित लोगों में से कुछ की ड्रग्स सेवन के लिए की गई गिरफ्तारी के सिलसिले में चर्चित हुआ था। उसके चर्चा में आने का महत्वपूर्ण कारण बॉलीवुड के बड़े नाम शाहरुख खान के युवा बेटे आर्यन खान का भी
इन गिरफ्तार लोगों में से एक होना था। ये आम जानकारी का विषय एक चकाचौंध भरी फिल्मी दुनिया में ड्रग्स या नशीली दवाओं का सेवन सामान्य और इसीलिए शुरू में इस तथ्य के बावजूद कि आर्यन के पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ था, अधिकांश लोगों ने मान लिया था कि वह भी इनका सेवन करता होगा। बाद में जैसे तैसे तथ्य सामने आते गए, बाद में आता गया कि सच वही नहीं जो पहले नंगी आंखों से दिख रहा था, और तब भी यह भी स्पष्ट हो गया कि समीर वानखेड़े एक प्रवृत्ति जो भारतीय नौकरशाह में गहरी बैठी हुई है। आज जब अपनी करतूतों के चलते वह जेल जाने के कगार पर है, इस प्रवृत्ति का अध्ययन दिलचस्प होगा। हमारी नौकरशाह की वर्तमान ढांचा बरतानवी हाकिमों की देन है। उन्होंने ही इसमें विभिन्न काडर, उनकी भर्ती, प्रशिक्षण, तरक्की व दंड के प्रावधान बनाए थे। वे जानते थे कि दुनिया के किसी दूसरे समाज की तरह हिंदुस्तान में भी भ्रष्ट होने की पूरी आशंकाएं हैं, और जरा से विचलन के चलते कोई भी राजकर्मी मौका पाते ही लालच में पड़ सकता है। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद हमारे शासक इसे भूल गए। फलस्वरूप हमें समीर वानखेड़े जैसे लोग अपने बीच किसी नाम की तरह नहीं, वरन एक प्रवृत्ति के रूप में दिखते हैं। दरअसल सभी सेवाओं में कुछ पद ऐसे होते हैं जिन्हें मलाईदार या प्लम पोस्टिंग कहते हैं, और इन पर नियुक्तियों के लिए तरह तरह की जोड़ तोड़ सिफारिशें और लेन देन चलता है। कोई व्यक्ति लंबे समय तक इन पदों पर रहकर अपनी हैसियत का दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन युवा अवधि के कुछ नियम बनाए जाते हैं। मैंने समीर वानखेड़े को की प्रवृत्ति इसलिए कहा कि उस जैसे हर मामले में एक बात सामान्य रूप से पाई जाती है। हर बार आप पाएंगे हर बार आप पाएंगे कि नियुक्ति के समय तयशुदा शर्तों के साथ छेड़छाड़ की गई है, और एक बार नियुक्त होने के बाद निर्धारित अवधि में बार बार वृद्धि भी उन्हीं हथकंडों से हासिल की जाती रही जिनका ऊपर उल्लेख किया गया। समीर वानखेड़े की सेवा के ग्राफ पर एक नज़र डालते ही स्पष्ट होने लगता है कि उसके करियर में बार बार स्थापित परंपराओं का उल्लंघन किया गया है। यह आम जानकारी है कि देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में तैनाती के लिए इस सेवा के अधिकारियों में होड़ लगी रहती है। हालांकि इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि वहाँ नियुक्त हर अधिकारी भ्रष्ट है, मगर वानखेड़े का प्रसंग भिन्न है। मुंबई में ही एक दूसरे विभाग पुलिस में भी ऐसा ही एक उदाहरण हालिया दिनों में दिखा था, जब सचिन बाजे नामक एक इंस्पेक्टर ने अपने जिन कर्मों के चलते पूरे देश का ध्यान खींचा था। उसका करियर ग्राफ भी समीर वानखेड़े की तरह ही है। पग पग पर उसे अपने कुछ विभागीय अधिकारियों व प्रभावी राजनेताओं का संरक्षण मिलता रहा, और सारे कानून कायदों का उल्लंघन करते हुए उसे नियुक्तियां और तरक्कियां मिलती रहीं। दोनों मामलों में यह भी समानता रही कि वे जब तक सामान्य जन को लूटते रहे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। वे फंसे तभी जब उन्होंने किसी ताकतवर शख्स पर हाथ डाला। समीर ने शाहरुख के बेटे को फंसाने की कोशिश की, और सचिन ने मुकेश अंबानी से वसूली की सोची। दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि हमारे लोकतंत्र में आम जनता के लिए न्याय अब भी एक दुर्लभ कामना है। समीर वानखेड़े जैसी प्रवृत्तियां बार बार न दोहराई जाएं, इसके लिए जरूरी है कि नौकरशाही में समय की कसौटी पर खरी उतरती परंपराओं के साथ छेड़छाड़ न की जाए। इस छेड़छाड़ के लिए किसी एक सरकार या दल को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। सभी ने अपने हितों के लिए भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण दिया है, लेकिन इससे नुकसान तो सामान्य जन का ही होता है। धन्यवाद।